देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 करा रहे हैं हम लोग 6। ठीक है, इसमें क्या है, पहला इसके सारे पार्ट हमें करने हैं और 5-5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। हिंदी वाले भी देख लें, अवकलन करना है। ठीक है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, x प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट में है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। हमारे पास ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। जो गिवन है इक्वेशन, क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये इक्वल किसके है, y के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि x प्लस 3y स्क्वायर, जो ये है dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, y डी एक्स बाई डी वाई कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब y की साइड भेज देंगे। इसके बाद क्या है, इसमें देखो यहाँ से y का जो डिवाइड कर देंगे, y से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, वाई से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, 1/y, यहाँ पे आ गया मेरा x प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इक्वल के पास जो है उसको हम इस तरफ ले आएंगे एक साइड पे, माइनस 1/y एक्स। इसके बाद यहाँ पर जब y का मल्टीप्लाई होगा ये माइनस इधर आएगा, या इसको इधर ही रखते हैं, यानी ये केवल y वाला पार्ट और x वाला पार्ट इधर ले आए, बाकी इधर ही रखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 3y आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म बन जाएगा इक्वेशन का। इसको मान लेंगे एक इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो फॉर्म बन के आ गया मेरे पास, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई प्लस यहाँ पे क्या है p, और यहाँ पे क्या होगा, x होगा, बराबर होगा q के। तो ये हमारा जनरल फॉर्म बन के आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी तक हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये जो फॉर्म है ये y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इससे कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकेंड की, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद इक्वेशन जनरल इक्वेशन से, है ना, कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/y आ जाएगी, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 3y। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहें या इंटीग्रेट फैक्टर कहें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होता है, ये आई एफ से लिखा जाता है, और आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर जाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई। ठीक है, सॉरी पी लिखेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर dy आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमको पता है, आई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर, p की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -1/y, और ये इंटीग्रेशन का निशान है dy। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस, तो इधर रहेगा बाहर, और लॉग क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इसमें आता नहीं है तो ये आ गया,
अब इसका हम क्या करेंगे, ई एफ इज इक्वल टू सॉरी आई एफ इज इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो क्या आएगा, लॉग वाई की पावर -1। तो आगे फर्दर करेंगे तो क्या आएगा, लॉग 1/y आ जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर बेस जब हमारे पास कोई लॉग होता है, लॉग ई की पावर लॉग बेस ई है, ये ए है, तो ये बेस और ये बेस मिल जाते हैं आपस में, तो क्या हो जाता है, जो बचता है ये ए बचेगा, यानी ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। उसी का यूज करेंगे तो यहाँ पे आई एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास 1/y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया 1/y। अब इसके बाद इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या आएगी, जनरल सोल्यूशन या फिर जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन का तो ज़्यादा सही रहेगा। जो जनरल सोल्यूशन होता है हमारा, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये हमारा होता है y, यहाँ पर हमारे पास x के रूप में है, इस वजह से यहाँ पर x लिखा जाएगा, ठीक है। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे q आता है और यहाँ पे आई एफ बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे dy आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इस वजह से, और बाकी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x है और आई एफ की वैल्यू हमने निकाली 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की जब कंपेयर किया था तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी 3y, क्या आई थी 3y, यहाँ पर 3y आ जाएगा क्यू की जगह, आई एफ की जगह 1/y और dy प्लस सी कांस्टेंट है, यहाँ से x डिवाइड बाई y आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 dy प्लस सी। जब इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आएगा, y आ जाएगा, यहाँ पर 3y प्लस सी, तो यहाँ से x y इज इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3y² प्लस cy, ठीक है। यही हमारा सोल्यूशन है जनरल, यही हमसे निकालने को बोला गया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 500 स्टूडेंट इन अ स्कूल इन विच, जिसमें से 230 to 30 आर बॉयज, यानी 500 स्टूडेंट में से 230 लोग जो हैं वो लड़के हैं। इसके बाद बताया जा रहा है इट इज़ नोन दैट 20% बॉय जो हैं, यानी जो 230 बच्चे हैं उनमें से जो 20% बच्चे हैं क्लास 12 में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट रैंडम चूजन स्टूडेंट इन अ बॉय आर क्लास 12, यानी आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन 500 में से 230 बच्चे जो हैं वो बॉयज़ हैं, बाकी 270 जो बची वो गर्ल्स हैं, ठीक। इसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है जो 230 बच्चे हैं उनमें से 20% बच्चे आपकी 12वीं की क्लास में हैं, ठीक। अब आपसे ये बताया जा रहा है कि अगर इन 500 में से कोई एक बच्चा चुना जाता है तो आपको ये बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा जो है बॉय हो और स्टूडेंट 12 का हो, क्लास 12 का हो। हिंदी में लिखा हुआ यही, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, एक बच्चे को चुना जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होगी कि ये बच्चा जो चुना गया है ये क्लास 12 का है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं, टोटल स्टूडेंट 500 हैं। 500 में से टोटल बॉय कितने हैं, टोटल बॉयज़ जो हैं वो हैं 500 में 230। अब इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास गर्ल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि गर्ल्स के लिए विषय में कुछ पूछा ही नहीं है, केवल यही पूछा है कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं,
बॉयज़ हैं ये बताना है, और वो 12वीं पढ़ता है ना, तो अगर गर्ल्स निकालोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे टोटल गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, टोटल गर्ल्स जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 500 माइनस 230। इसका कोई यूज नहीं है इसमें, फिर भी लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल बच्चे 500 हैं, याद रखना ये टोटल है। इसने बोला है कि जो 20% बच्चे हैं वो क्या है, क्लास 12 के हैं। इन क्लास 12, इन क्लास 12 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, सॉरी टोटल बॉयज नॉट स्टूडेंट, यहाँ पर लिखोगे बॉयज, टोटल बॉयज जो भी है बच्चों का, जो भी लड़कियां उनमें से उनका 20% है, तो ये 20% हमने निकाल लिया। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 46, यानी 46 बॉयज हैं, किसमें है, क्लास 12 में है। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 में निकला है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, मान लेते हैं ये जो बच्चे हैं क्लास 12 में वो ए हैं, ठीक है, वो 46 है। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, इसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है उसके केस में। यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि हमको क्लास 12 के बच्चे चाहिए, तो 46 बच्चों में से अगर कोई चुन लिया जाता है एट रैंडम में, तो वो क्लास 12 का बॉयज होगा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास कितने की है, 46 की, तो 46 को ऊपर लिखेंगे। लेकिन याद रखना टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हमारे पास हैं 500। यहाँ पर टोटल बॉयज नहीं लिखना है, क्योंकि इसने बोला है, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट। स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं, इज अ बॉय एंड इज क्लास 12। समझ रहे, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पर 230 से डिवाइड कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट में से जब किसी को सिलेक्ट किया जाएगा तो वो बच्चा बॉय भी हो और इसके साथ साथ क्या हो, क्लास 12 का बच्चा हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ये हमारा निकल के आ जाएगा 46 डिवाइड बाई 500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 23 डिवाइड बाई 250, इसके बाद डिवाइड नहीं आएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है आपके पास गिवन क्या है, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि एडजॉइन और मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आता है। कुल मिला के ये है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइन निकालना है, फिर एडजॉइन का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। फिर उसके बाद हमें देखना है कि अगर वो उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या सेम वैल्यू आती है। ठीक है, हमें ये निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे, क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 का सी पार्ट है। क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू क्या है 1 3 3 या फिर 1 1, कॉलम वाइज लिख लें। गिवन मैट्रिक्स जो हमको है, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन क्या है, यह है 1 3 3, रो वाइज लिख रहे हैं 1 3 3। इसके बाद क्या है 1 4 3 1 4 3। इसके बाद क्या है 1 3 4 1 3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आप हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो, सॉरी प्रूव करना है क्या, एडजॉइन ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर हमारा आएगा मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए और वो यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या है, सबसे पहले एडजॉइन निकालना होगा। एडजॉइन कैसे निकलता है, एडजॉइन जो हमारा निकलता है, एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो यही हमारा एडजॉइन होता है। सबसे पहले हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमारा मैट्रिक्स एडजॉइन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही काम करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या है, गिवन मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए गिवन है, कितना गिवन है, 1 3 3, फिर उसके बाद 1 4 3, 1 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है। एक साइड में रफ करेंगे, लेकिन ये रफ मानेंगे तो ठीक, नहीं मानोगे तब भी चल जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम कोफैक्टर निकालेंगे और उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। यहाँ क्या लिखोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, जिसको हम सी से लिखेंगे और इसके एलिमेंट एक से एक मतलब निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होता है, कोफैक्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हमको सी या इसको एम से लिख दें, जैसे हमको पहला एलिमेंट निकालना है एम आई जे, यहाँ पर -1 की पावर क्या आएगा, आई प्लस जे, और इसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगा इसके कॉलम और उसको छोड़ के, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ पर सी लिख दो, यहाँ पर सी आई जे, और यहाँ पर बचेगा मैट्रिक्स एम आई जे, उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा ये आ जाएगा। अभी बता रहे हैं कैसे क्या करना है। इसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है हमको, पहला एलिमेंट निकालना है ए के, जो 1 है हमारे पास, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आएगा। ये 1 का मतलब है यहाँ पर कॉलम 1 है और जो क्या कहते हैं, कॉलम और रो भी 1 है। रो जो होता है हॉरिजेंटल और कॉलम वर्टिकल। तो ये जो एलिमेंट 1 है यहाँ पर, जिसमें गोला लगा हुआ है सर्किल, ये वो एलिमेंट है जहाँ पर इसकी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, यानी ये कॉलम और रो दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है, आई बराबर 1 जे बराबर 1। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, C11। C11 का मतलब है कि पहला कॉलम पहला रो, -1 की पावर क्या आएगा, ये जो निकला है C11 इसका एडिशन यानी 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखना है, इसमें m की जगह पर जो हमने 1 लिया है इसके सामने वाली रो को छोड़ दिया जाए और इसका कॉलम छोड़ दिया जाए, जो रिमेनिंग बचेगा उसको लिख दो। क्या बचा है, 4 बचा है और 3 बचा है, 3 और 4 बचा है, यानी इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए और इसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वो लिख दिया जाएगा, 4 3 और 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या है, 2 है, तो ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 आएगा, -9 आएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आ गया 7, याद रखना। अब इसका दूसरा एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो इसको रफ कर देते हैं जिससे बार बार बताने में दिक्कत ना हो हमको। यहाँ पे 1 है, लिख देना, ये कितना है, ये 1। ठीक, अब हमें निकालना है किसके लिए, अब अगला एलिमेंट निकालना है 3 के लिए। 3 के लिए कोफैक्टर निकालना है, इसका मतलब पहली रो है दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, C12। C12 का मतलब है कि पहला एलिमेंट रो को बताता है, सी में जो पहला 1 है ये रो को बता रहा है और 2 जो है ये कॉलम को बता रहा है। तो -1 की पावर क्या आएगा, -1 की पावर इन दोनों का सम होगा, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए, जो बचेगा उसको लिख देना है। क्या बचा है, 1 बचा है और 3 बचा है, 1 बचा है और 4 बचा है, कितना आएगा, -1। ठीक है, यहाँ से 4 -3 कितना आ जाएगा, ये निकल के हमारे पास आ जाएगा 4 और -3, इसके बाद हमारे पास बच के आएगा -1।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट हमारा -1 हो जाएगा। अब किसका है, अब इसके लिए निकालते हैं, 3 के लिए निकालते हैं, 3 के लिए निकालते हैं, यानी C13। C13 का मतलब है कि पहली रो और तीसरा कॉलम। -1 की पावर क्या आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगा 4, ठीक है, 3 + 1 का 4। इसके इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया जाए तो क्या बचा, 1 और 4। यहाँ पे क्या बचा, 1 और 3। तो क्या आ जाएगा ये, 1 4 और 1 और 3, ठीक है, 1 4 और 1 3, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी वही आ रहा था। हाँ, 1 4 और 1 3, ठीक। -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 आया, -4 आया, क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारा आ गया -1। पहली रो के सारे एलिमेंट निकल आए। अब हमें सेकंड रो पे चलना है। सेकंड रो पे चलना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 के लिए निकालते हैं। इसके लिए जहाँ पर ब्लैक सर्किल बना है, ये क्या है, C21। C21 का मतलब है कि सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, पहला कॉलम है। -1 की पावर क्या आएगा, -1 की पावर आ जाएगा, फिर 2 + 1 3 आ जाएगा, ये लगा देंगे। इसका ये इसकी सामने वाली रो और इसका कॉलम छोड़ दिया जाए तो क्या बचता है, 3 3 ऊपर बचा पहले 3 और 3, नीचे क्या बचा, 3 और 4, 3 और 4। तो -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारा -3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला 4 का नंबर आता है। 4 को देखो कैसे, ये 4 का, इसका एलिमेंट निकालना है। तो हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा C22। C22 का मतलब है कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। -1 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाएगा। अब इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए, बाकी सब वही होगा, यानी इसके सामने की रो और कॉलम को। तो 1 3 बचा एक तरफ, 1 और 3, इसके बाद 1 और 4, क्या आ गया, -1 की पावर 4 है तो ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 - 3, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए निकालना है, अगले के लिए। ये किसके लिए, इसका कलर ले लें, ये वाला डार्क। अब इसके लिए निकालना है हम 3 के लिए। तो C23 का मतलब है कि सेकेंड रो है लेकिन थर्ड कॉलम है। -1 की पावर कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए तो क्या बचा, 1 3 3 1 3, क्या बचा, 1 3 और 1 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बचा, वो इस 1 के लिए निकालते हैं ना। यहाँ पे क्या है, C31 का मतलब है कि तीसरी रो और पहला कॉलम। -1 की पावर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 4, क्या बचा, 3 3 और 4 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये कितना बचा, -3 बचा, ये -3 बचा। अब हमें निकालना है इसके लिए, ये एक हमने लिखा नहीं क्या, अच्छा ये 0 हमने मिस कर दिया है, 0 वाला लिख दें, यहाँ पर 0 लिखना होगा ना, ये तो 0 आया था ना, येलो से जो था, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट नहीं की, ये 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो आया, क्या आया, इसके बाद ये आया -3। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास निकालना है इस वाले के लिए। इसके लिए अगला कलर ले लेते हैं, ये ग्रीन, इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, C32 का मतलब है तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है। -1 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ से हटाओगे, इसके सामने की रो और कॉलम हटाना है, क्या बचा, 1 3 1 3 1 3 और 1 3, इसके सामने की रो और कॉलम हटाना, सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे, इसको हटाएंगे, ये हटा देंगे, ठीक है, और ये हटा देंगे, 1 3 1 3, ठीक है। तो ये भी बचेगा हमारा 0,
क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे 0 आएगा। लास्ट बचा है, लास्ट क्या है ये देख लेते हैं, इसको इसके लिए निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा कलर सही कर लें, इस वाले एलिमेंट के लिए निकालते हैं। सॉरी, ये कहाँ 0 पे आ गया, सॉरी बच्चे, इसमें नहीं है ना, यहाँ पे तो 0 रखो, ये 0 बहुत ज़्यादा नक्शे दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले के ऊपर वाले में करना था, इसमें करना है, इसके लिए निकालना है। ठीक, इसके लिए निकालो, क्या है C33 का मतलब है -1 की पावर कितना आ जाएगा 6, और इसमें के बाद क्या बचता है, इसके सामने की जब हटाएंगे तो 1314 क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4 - 3 बराबर 1, तो ये एलिमेंट बना गया। तो ये तो हमारा निकला है कोफैक्टर का मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज ऑफ सी का मतलब है इसको सी टी से लिखें या सी डैश से लिखें। तो यहाँ से क्या आएगा, इसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है। ठीक है, पहली रो क्या है 7 - 1 -1, तो इसको हम कॉलम में बदलने दे रहे हैं, तो 7 - 1 और -1। दूसरी रो क्या है 3 1 -3 1 0, तो इसको हम क्या करेंगे कॉलम में बदल देंगे, -3 1 0। फिर उसके बाद क्या है -3 0 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया कोफैक्टर। यही जो निकल के आया कोफैक्टर का मैट्रिक्स, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी टी इक्वल टू क्या आ गया 7 - 1 -1, 3 वो भी माइनस का 0 सॉरी 1 क्या आया 1, ये क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे क्या आया -3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो गिवन कंडीशन थी, क्या कंडीशन दिया था, हमसे कहा जा रहा था कि ये हमको प्रूव करना है कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए एडजॉइंट से, तो ये हमारा मैट्रिक्स बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए, जो मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए और यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखते हैं फिर जो गिवन है इन क्वेश्चन, गिवन कंडीशन, गिवन क्या गिवन है, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, बराबर आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमें क्या लेना है, पहले LHS लेना है। LHS क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, जो मैट्रिक्स हमको गिवन था उसको लिखो, क्या गिवन था 1 3 1 3 3 1 3 3, फिर उसके बाद क्या था 1 4 3 1 4 3, फिर उसके बाद क्या था 1 3 4 1 3 4, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, जो एडजॉइन हमने निकाला है वो लिख दो। एडजॉइन क्या निकाला हमने, एडजॉइन ऑफ ए निकाला है 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए। फिलहाल तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये है कि पहली मैट्रिक्स का रो लिया जाएगा, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाएगा। तो इसमें कितनी रो हैं, 3 है, कॉलम कितने हैं, ये भी 3 है। ठीक है, तो पहली रो क्या है ये वाली लेते हैं, और इसके बाद जो कॉलम हमारे पास C1 ये है, C2 ये है और C3 ये है, तो सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे थोड़ा क्योंकि बड़ा आएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टिंग हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे, 1 का 7 के साथ तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 का -1 के साथ करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 3 का -1 के साथ करोगे तो फिर माइनस का 3 आ जाएगा, एक हो गया। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 का -3 से करोगे कितना आएगा -3 आएगा,
3 का 1 के साथ करोगे कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, और 3 का 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। अब तीसरे कॉलम पे जाओ, 1 का -3 के साथ तो -3, 1 का 3 का 0 के साथ तो 0, प्लस 3 का 1 के साथ तो प्लस का 1, तो ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम पे आओ, सॉरी सेकंड रो पे आओ। सेकंड रो ये हमारी है, सेकंड रो को C1 के साथ पहले करोगे, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 7 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ आएगा तो 3 आ जाएगा माइनस का। सेकंड कॉलम में आओगे तो क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, -3, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो यहाँ पे -3, 4 का मल्टीप्लाई +1 के साथ तो 4, और 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 0। अगली तीसरे कॉलम पे आ जाओ तो क्या है, 1 का तीसरे कॉलम में 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो माइनस का 3, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 0, फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3। अब इसके बाद तीसरे कॉलम पे आ जाओ, सॉरी तीसरी रो पे आ जाओ, ये रो रही। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पहले C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। पहले करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ आएगा कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ आएगा तो 7 आ जाएगा, प्लस सॉरी 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस का 3, 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 4। अगले सेकंड कॉलम पे आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो +3, फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0। तीसरे कॉलम पे आ जाओ, तीसरे कॉलम पे क्या है, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, ठीक है, फिर उसका 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है, फिर 4 का मल्टीप्लाई +1 के साथ तो ये 4। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6 से 7, 7 - 6 कितना बचेगा 1, ये सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 0 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 0 1, तो ये एक हिसाब से ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आया। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आया, एडजॉइन सॉरी मैट्रिक्स ए और एडजॉइन का जब मल्टीप्लाई आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना निकल के आया, यूनिटी मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसको हमने मान लिया। अब देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन कहीं मानी थी हमने, अभी तक तो नहीं मानी थी, इसको 1 मान लिया। ठीक, अब हमारे पास RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए, उस डिटर्मिनेंट को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी आई से, तो ये आता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर उसको यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं ऐसे ही, और इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। जो मैट्रिक्स है क्या गिवन थी, 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3, इसके बाद क्या है 1 3 4 1 3 4। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो क्या है, 1 को ले लेंगे, 1 के बाद क्या है, इसके रिस्पेक्ट में बाकी हटा दिए जाएंगे कॉलम और रो। इसके ऐसे चल रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 16, माइनस का 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला इस 3 के रिस्पेक्ट में आएंगे तो यहाँ माइनस तो आ ही जाएगा 3, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाएगा 4 माइनस का 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अगले में आ जाओ, इस 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आओगे प्लस का 3, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो, कितना बचेगा 3 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 बचेगा। ठीक, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, ये भी ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, ये भी ठीक है, इसका मतलब 1 आया। अब हमारे पास जो गिवन है RHS क्या गिवन है, ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, आई की वैल्यू क्या है, हमको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये हमारा आई आ गया।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, LHS RHS बराबर आ गया, हमारा प्रूव हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर आ गए, हैंस प्रूव। ठीक है, अब इसके जो और क्वेश्चन बचे हैं वो अगले लेक्चर में होंगे। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये सब लेक्चर जब एक एक पार्ट हो जाएगा तो हम सबको कंबाइन करके एक पूरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।